chemical kinetics is actually a branch of science, you can say, or chemistry that deals with chemical reactions rate. Like two chapters that we have done in class 11th, equilibrium and thermodynamics. दोनों चैप्टर्स की जो इम्पोर्टेंस है, बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स हेल्प अस टू नो दैट वेदर अ केमिकल रिएक्शन is feasible or not, means a chemical reaction proceed होगी या नहीं होगी, spontaneous होगी या non spontaneous होगी, that we come to know through you can say thermodynamics. ठीक है. एंड इक्विलिब्रियम चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एक केमिकल रिएक्शन किस एक्सटेंट तक प्रोसीड हो सकती है. मींस थर्मोडायनेमिक्स टेल्स अस दैट वेदर द रिएक्शन विल प्रोसीड और नॉट, एंड थर्मोडायनेमिक्स के बाद अगर हम इक्विलिब्रियम में जाते हैं तो इक्विलिब्रियम टेल्स अस दैट टू व्हाट एक्सटेंट अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस. और उसके बाद जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है, यू नो दैट रिएक्शन स्टॉप्स प्रोसेसिंग इन ईदर डायरेक्शन. तो एक्सटेंट जो है वो केमिकल रिएक्शन का वो डिपेंड करता है कि इक्विलिब्रियम उसमें कब एस्टैब्लिश होता है. थर्मोडायनेमिक्स में हमने डेल्टा जी जो चेंज इन फ्री एनर्जी है, that helps us to know whether a chemical reaction is spontaneous or not. Delta G must be negative in order to proceed a chemical reaction spontaneously. Okay, तो अब ये दो चीजें आपको हेल्प कर रही हैं, रिएक्शन प्रोसीड होगी और किस एक्सटेंट तक होगी. बट द मेन थिंग इज दैट अगर एक केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, बट वो डिपेंड करेगा कि वो कितना टाइम उस रिएक्शन में लगेगा. दैट वी कैन come to know from this branch of chemistry that is known as chemical kinetics. एक रिएक्शन किस स्पीड से प्रोसीड हो रही है. दैट मीन्स समटाइम्स देखो, आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा कि जो कार्बन है उसकी मोस्ट स्टेबल फॉर्म जो है वो ग्रेफाइट है. दैट थर्मोडायनेमिकली, ठीक है, मोस्ट स्टेबल जिस फॉर्म में जो उसका फॉर्मेशन चेंज एंथैल्पी जो है दैट इज 0 जिसमें होता है, वो ग्रेफाइट फॉर्म है. तो दैट मीन्स मोस्ट स्टेबल फॉर्म अगर ग्रेफाइट है तो डायमंड मस्ट हैव एन एबिलिटी टू कन्वर्ट इनटू ग्रेफाइट. मीन्स डायमंड अपने आप कन्वर्ट हो जाना चाहिए ग्रेफाइट में, जो थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग फिजिबल है, स्पॉन्टेनियस है, बिकॉज उसके लिए डेल्टा जी नेगेटिव होता है. बट केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी से ही ये क्लियर हुआ कि डायमंड अपने आप कन्वर्ट हो तो सकता है अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, बट द रिएक्शन इज टू स्लो. इतनी ज्यादा स्लो है कि इट टेक्स मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इयर्स, और इसीलिए वो प्रोसीड नहीं होती है. एंड नेचर में डायमंड जो है वो अपने आप ग्रेफाइट में कन्वर्ट नहीं हो पाते. तो जब तक हम एक रिएक्शन की काइनेटिक्स को स्टडी नहीं करते, वी आर नॉट एबल टू say that whether a chemical reaction will proceed or not. Means thermodynamics की स्टडी हमें बता तो देगी कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, बट जब तक उस रिएक्शन की स्पीड नहीं पता होगी तब तक हम नहीं कह सकते कि वो रिएक्शन प्रोसीड होनी है कि नहीं होनी. ठीक है, मतलब अगर बहुत स्लो है तो समटाइम इट टेक्स इयर्स टू गेट कंप्लीट. ठीक है, जैसे अब एक एग्जांपल है कि अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस को विदाउट प्रोवाइडिंग एनी कंडीशंस जिसमें वो रिएक्शन प्रोसीड होती है, आप ऐसे ही मिक्स करके अगर रख दो तो वो ईयर्स तक गैसेस ऐसी पड़ी रहेंगी एंड नो चेंज विल बी देयर. सेम विल हैपन विद नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन आवर एटमॉस्फेयर एज वेल. रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती है. ठीक है, बट बिकॉज ये रिएक्शंस इतनी ज्यादा स्लो है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो वाटर बनाने की रेट है इट्स वेरी 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 स्लो. तो उसमें कोई कैटलिस्ट ऐड करना है या रिएक्शन कंडीशंस प्रोवाइड करनी है तभी जाके वो रिएक्शन कंप्लीट होता है. तो काइनेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद रिएक्शन रेट्स. रेट का मतलब यहाँ पे है स्पीड, कि रिएक्शन के स्पीड से कंप्लीट होता है, दैट इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन. एंड रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं. तो बेसिकली दीज टू थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस in this chapter. What is meant by rate of chemical reaction and how we can calculate rate of a particular chemical reaction, and secondly the factors which affect the reaction rate. So these are the two topics we are going to cover in this chapter. So firstly, what is rate of reaction or reaction rate? Actually in physics बेटा जब आप किसी भी चीज की स्पीड कैलकुलेट करते हो तो यहाँ पर हम स्पीड की जगह रेट टर्म यूज कर रहे हैं, रिएक्शन स्पीड और रिएक्शन रेट.
तो अकॉर्डिंग टू सिंपल फॉर्मूला, स्पीड क्या होता है? स्पीड इज चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। आप किसी भी चीज की स्पीड, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालनी होती है तो आप उसने कितनी डिस्टेंस उसने कवर की है पर यूनिट टाइम, दैट यू कैलकुलेट। तो सिमिलरली स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज एक्चुअली, वहां पर वो डिस्टेंस तो कवर नहीं कर रही ना रिएक्शन, एक्चुअली क्या हो रहा है रिएक्शन में जो सब्सटेंसेस हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन में पर यूनिट टाइम क्या चेंज आया। जैसे एक रिएक्टेंट की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली एक रिएक्शन में रिएक्टेंट गेट कंज्यूम्ड, तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है एंड प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है। तो वी कैन से चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज नोन एज रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। क्लियर? और इसको हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं। सपोज कोई भी एक सब्सटेंस ए है, वेदर इट इज अ रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट, कुछ भी हो सकता है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन एक फाइनल टाइम हमने T2 रखा है, इनिशियल टाइम सपोज T1 था, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम T2 माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम T1, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन टाइम। और इसको अगर हम सिंबलाइज करें तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी सब्सटेंस ए, दैट इज डेल्टा ए, और कॉन्सेंट्रेशन को हम डिनोट कर रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। ये मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा, वेन एवर यू फाइंड स्क्वायर ब्रैकेट अराउंड एनी स्पीशीज, उसका नेम है या फॉर्मूला है, वॉट एवर इज देयर, तो इट रिप्रेजेंट्स मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, दैट इज चेंज इन टाइम। तो सिंपली यू कैन से rate of reaction is equal to change in concentration of a reactant or a product divided by change in time. अब एक चीज और देखो बेटा, अगर सपोज ये A एक रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट T2 टाइम पे T1 के कंपैरेटिवली कम होगा। मतलब इनिशियली सपोज रिएक्टेंट 1 मोल था और उसमें से हाफ मोल कंज्यूम हो गया आफ्टर टाइम T2, तो ऑब्वियसली ये जो टर्म आएगी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A at T2 minus concentration of A at T1, that will be negative because reactant is getting decreased in a chemical reaction. तो इस नेगेटिव टर्म को के साथ जो रेट है वो नेगेटिव आ जाएगी, और रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होती किसी भी केमिकल रिएक्शन की, ठीक है। तो उसको पॉजिटिव करने के लिए जब भी हम रिएक्शन रेट्स रिएक्टेंट्स की टर्म में निकालते हैं तो वी पुट अ नेगेटिव साइन, पहले ही नेगेटिव साइन हम यहाँ लगा देते हैं सो दैट द आंसर कम्स आउट टू बी पॉजिटिव। तो व्हेनेवर यू विल फाइंड rate of reaction in terms of reactant, it will be equal to for example here you can write in this way, rate of reaction in terms of reactant will be minus delta A over delta T, and if this A is a product then it will be प्लस के साथ ही रहेगा क्योंकि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है। तो फॉर इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन दिस टर्म विल बी पॉजिटिव। तो आपको दोनों तरह की चीजें यहाँ पर मिल जाएंगी। रेट ऑफ रिएक्शन में नेगेटिव साइन लगा, दैट मीन्स इट इज डिनोटिंग द डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एंड इफ पॉजिटिव साइन के साथ है दैट मीन्स वो प्रोडक्ट के लिए है एंड प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ओवर टाइम इंक्रीज होती है। एंड व्हाट विल बी द यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, और इसके लिए आपको यूनिट, मोलर कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, एंड टाइम के यूनिट जो हम ऐसा यूनिट यूज करते हैं दैट इज सेकेंड। तो मोल पर लीटर पर सेकेंड विल बी दी यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो एक रिएक्शन रेट की अगर आपने कैलकुलेशंस कर रहे हो तो यूनिट यूज्ड विल बी मोल पर लीटर पर सेकेंड। नाउ हियर वी विल सी एन एग्जांपल। एक रिएक्शन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इट गेट्स डीकंपोज्ड इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीजिंग ऑक्सीजन गैस एट 300 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम इसमें अलग अलग टाइम पे देखो बेटा कॉन्सेंट्रेशंस कैलकुलेट की गई हैं एक्सपेरिमेंटली। टाइम इनिशियली 0 सेकेंड, देन द एंटायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2, जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, स्टार्ट किया रिएक्शन आपने NO2 के 0.01 मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन के साथ, एंड इनिशियली नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैसेस concentration जो है that is 0. After 50 seconds, this concentration gets decreased by this 0.0079 mole per liter हो गया, it gets decreased due to progressing of reaction. Reaction जब progress होगा obviously products will be formed, और ये जो products बन रहे हैं
nitric oxide and oxygen, they are forming in this concentration. As you can see that number of moles यहाँ पर 2 है, nitric oxide के oxygen के 1 है, so you can see the ratio also ये double amount में बन रहा है इसके comparatively, ठीक है. तो आफ्टर 50 सेकेंड के बाद ये पूरा टेबल जो आपको दिख रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड इज सॉरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड concentration is getting decreased and both of their concentration of products is increased. So if a graph is plotted between the concentration and time, concentration of reactant and time, or अगर हम concentration of any of the product with time, if we plot a curve, so we get a curve like this. This is the concentration of reactant. अगर आप देख रहे हो तो ये red वाला curve है with time, and this is the curve for products, because initially the products, sorry यहाँ पर ये हाँ ठीक है, this red one is of product beta and blue one is for reactants, because initially the concentration of products is 0, and as the time passes you know that products concentration is getting increased, and reactants के case में initially the concentration is maximum, and when the reaction progress the concentration of reactants is getting decreased. और एक टाइम ऐसा आता है जब ये दोनों रेट कांस्टेंट हो जाते हैं, उसके बाद फर्दर इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता. जैसे आप ये पॉइंट कंसीडर करो, अगर एट दिस पॉइंट इक्विलिब्रियम गेट्स एस्टैब्लिश्ड, बट अभी हम इस चैप्टर में इक्विलिब्रियम को कंसीडर नहीं कर रहे हैं. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन. So this is the curve obtained when we plot concentration over time for a reactant or a product, and by using these curves also we can calculate rates of a reaction in two ways. तो first आपके पास आती है average rate of reaction. Average rate क्या है? एक आपने टाइम पीरियड सेलेक्ट कर लिया, जैसे अभी वो टेबल में हमने देखा था कि 50 सेकेंड, 0 के बाद हमने 50 लिया, तो हम उस 50 सेकेंड टाइम इंटरवल के लिए कॉन्सेंट्रेशन कितनी चेंज हुई है उसको अगर हम रेशियो निकालते हैं तो वील गेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज ratio of the change in concentration of the reactants or the products of a chemical reaction to that particular time interval. एक large सा time interval हमने select किया और उसके लिए हमने change in concentration of reactant or product अगर find किया, that at that time we'll get average rate of reaction, and we can formulate it by R average is equal to minus delta R over delta T. Here delta is denoting the change in concentration, R यहाँ पे reactant है, P product है. So in terms of reactant, we'll get negative sign, because ये negative क्यों लगाया आपको पहले ही बताया मैंने, because delta R की value आपको values जो होंगी उसमें negative आएगा जब आप difference लोगे, तो rate को positive करने के लिए हम already R लगा देते हैं. Moreover, this negative sign shows decrease in concentration पर with time. अब आप ग्राफ से अगर देखो तो ये ग्राफ एक रिएक्टेंट के लिए है, आर के लिए, ठीक है, तो concentration is getting decreased with time, so this type of curve will be obtained. और इसमें अगर हमने एवरेज रेट निकालनी है तो we need to select 2 points here. से हमने सपोज टाइम सेलेक्ट कर लिया, ये 10 सेकेंड से लेके सपोज 50 सेकेंड, T1 T2 रख लो आप, वट एवर यू कैन सी. इन दो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के मतलब इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए कितना कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीज आया. So this was the initial concentration at time T1. This is the final concentration at time T2. So we can calculate this R2 minus R1 over T2 minus T1. So in this way we can find average rate. Okay. But average rate क्या होता है बेटा? Actually जितने भी time periods होंगे अपने अलग अलग T2 के बाद सपोज एक T3 और आपने सेलेक्ट किया, और हर टाइम इंटरवल के लिए अगर आप अलग अलग रेट्स निकालते हो, तो एक एग्जांपल आप देखो, ये जो रेट्स आती हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये 0 to 50 सेकेंड पे रेट ऑफ रिएक्शन, ये एक रिएक्शन कोई भी आप कंसिडर कर लो, हाइड्रोलिसिस ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड का है ये टेबल. तो इसमें इनिशियली 0.1 मोल था, एंड ये जो टाइम T2 पर लिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन, दैट वाज 0.0905. T1 0 सेकेंड यहाँ इनिशियली, एंड T2 था 50 सेकेंड. तो 50 सेकेंड में जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन आया, डिक्रीज, इसको डिवाइडेड बाय 50 किया, तो ये आपका आया फर्स्ट केस में 1.9 रेट.
ठीक है, एवरेज रेट। सेकेंडली आया, मतलब हर एक बार 50 सेकेंड के इंटरवल पे जो हमने रेट निकाली है, यू कैन सी दैट रेट ऑफ रिएक्शन डजंट रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि एवरेज रेट जो है डिपेंड कर रही है कितना कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीज हुआ। अब कॉन्सेंट्रेशन जो है एवरी टाइम इट इज गेटिंग डिक्रीज, ठीक है। तो रिएक्शन की एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन जो है डजंट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। हेंस एवरेज रेट जो है वो आपको अलग अलग मिलती है हर पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। और मोर ओवर वो एवरेज एक वैल्यू दे रही है, इट इज नॉट टेलिंग यू द एग्जैक्ट रेट ऑफ रिएक्शन एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो एवरेज रेट की जगह जनरली जो यूज होता है दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट आपको क्या बताती है कि एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, अगर हम ग्राफ से भी देखें तो एक टाइम सेलेक्ट कर लिया टी, और उस टाइम पर रेट कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज है, मतलब एक स्मॉल इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल टाइम इंटरवल अगर हम सेलेक्ट कर लें, जिसको हम कहते हैं कि जब डेल्टा टी अप्रोच जीरो हो जाता है, तो उस टाइम पर जो रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है, दैट इज गिविंग यू द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट। तो व्हाई इज इंस्टेंटेनियस रेट preferred over average rate? This is because average rate जो है it is not giving an accurate value of reaction rate, because the concentration of reactants or products is changing every instant of time, ठीक है। तो आप एक एवरेज वैल्यू आपको मिलती है, वहां पे एग्जैक्ट रेट अगर आपको फाइंड करनी है तो इंस्टेंटेनियस रेट इज प्रेफर्ड, क्योंकि हम इसमें जो टाइम पीरियड है वो हम बहुत स्मॉल सेलेक्ट करते हैं, फॉर दैट पर्टिकुलर स्मॉल टाइम पीरियड जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन आएगा वो आपको और मतलब एक्यूरेट वैल्यू देगा। तो एन इंस्टेंटेनियस रेट इज अ रेट एट सम इंस्टेंट इन टाइम, एंड दिस एवरेज रेट जो है वो आपको इंस्टेंटेनियस रेट्स की ही डिफरेंट वैल्यूज का एक एवरेज मिलता है। तो आपको एवरेज से बेटर एग्जैक्ट वैल्यू अगर पता होगी तो दैट विल बी बेटर फॉर यू। जो भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो इफ दे वांट टू नो अबाउट द एग्जैक्ट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो दे ऑलवेज प्रेफर इंस्टेंटेनियस रेट। फॉर्मूला सेम है, एवरीथिंग इज सेम। डिफरेंस क्या है, आर एवरेज में आप डेल्टा यूज कर रहे हो, साइन डेल्टा एक लार्ज टाइम पीरियड या लार्ज चेंज को डिनोट करता है, और इंस्टेंटेनियस में हम जो dt वैल्यू ले रहे हैं, टाइम पीरियड ले रहे हैं, वो बहुत ही छोटा सा एक इंटरवल टाइम का ले रहे हैं, और वो इंटरवल इतना छोटा सेलेक्ट किया जाता है कि इट अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू टी, मतलब उस टाइम पर जो एग्जैक्ट टाइम है उसी के इक्वल होगा या बहुत छोटा टाइम पीरियड होगा। तो दैट विल बी गिविंग यू एन यू कैन से बेटर और एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। एंड इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द स्लोप ऑफ अ लाइन। ये देखो, इस तरह से आप जो कर्व आपको मिलते हैं रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स के, उन पर एक टेंजेंट पुट करके आप उसका स्लोप फाइंड कर सकते हो, एंड हियर यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। तो ये रिएक्टेंट्स के लिए है और ये प्रोडक्ट्स के लिए। तो यहाँ रिएक्टेंट्स के लिए नेगेटिव स्लोप आ जाता है, प्रोडक्ट्स के लिए पॉजिटिव स्लोप आता है। तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट instantaneous rate by selecting a very small period of time or at any instant of time. Now, next thing is how we can express rate of a chemical reaction in terms of reactants and products. अब एक reaction में आपको पता है variety of products and reactants may be there. So how we can express rate of a reaction in terms of various reactants and products. Suppose a reaction has two reactants A and B, and 1 mole of each is getting consumed and 2 moles of C are formed. So if you want to express the chemical rate of this chemical reaction, the rate is equal to minus dA over dt, means change in decrease in concentration of A, and it will also be equal to minus dB over dt. मतलब अगर हमें A की टर्म्स में लिखनी है रेट, तो हम इस तरह से लिखेंगे, एक एक इंडिविजुअल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन पे रेट डिपेंड करती है। तो आप रेट किसी भी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज आया है उससे कैलकुलेट कर सकते हो। तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू माइनस dA over dt, और इट विल बी इक्वल टू माइनस dB over dt, और इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2 dC over dt। ये 1/2 क्यों किया बेटा,
क्योंकि जिस टाइम में, उतने ही टाइम पीरियड में 1 mole of A is consumed and 1 mole of B is consumed to form 2 moles of C. तो ये जो dC over dt वैल्यू है, ये वैल्यू आपको दे रहा है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ dt, और वो चेंज जो मिल रहा है आपको वो 2 मोल्स के लिए मिल रहा है. एंड ऑलवेज रिमेंबर रेट ऑफ रिएक्शन जो हम कैलकुलेट करते हैं हम पर मोल करते हैं. तो 1 मोल ऑफ C अगर फॉर्म होता है तो रिएक्शन रेट क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ दिस dC over dt. dC over dt का मतलब है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, और इसको हम कहते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C. किस रेट पे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो रेट dC over dt के इक्वल है. बट रेट ऑफ रिएक्शन जितनी देर में A मतलब कंज्यूम हुआ और C फॉर्म हुआ, तो पर मोल जब हम निकालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, तो वी नीड टू डिवाइड. अगर कहीं पर भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज हो रहे हैं एक बैलेंस्ड इक्वेशन में, तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन उन नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करके 1 मोल के लिए निकालनी है. ऑलवेज रिमेंबर दिस कि आपको किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की टर्म्स में इफ यू नीड टू कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन, then you need to divide that particular change in concentration with the time factor by the stoichiometric coefficient which is used in that particular reaction. ठीक है, तो यहाँ DA और DB रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, माइनस साइन के साथ है. DC आपको मिल रहा है इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. इसको हम कहेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, एंड दिस इज नोन एज rate of disappearance of B. This is also called as rate of disappearance of A. तो ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं बुक में कि आपको एक चीज किसी भी रिएक्शन के लिए एक रिएक्टेंट का डिसअपियरेंस रेट दिया होता है, एंड इट इज आस्क्ड टू कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, तो विल सी दिस काइंड ऑफ वन क्वेश्चन. पहले एक ये जनरली अगर हमने रिप्रेजेंट करना है इन अ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन, इफ we have small a, यहाँ पर stoichiometric coefficient है, means A moles of this A reactant are reacting with B moles of B to give C moles of C and D moles of D. तो rate हम इन चारों substances की terms में अगर denote करना है तो we can write rate is equal to minus 1 over A. Again I am telling you ये stoichiometric coefficient से divide क्यों कर रहे हैं, because this is giving us rate of disappearance of A, और हमें rate of ये total moles के लिए है जितने भी number of moles consume हो रहे हैं A के, but rate of reaction we need to find in terms of 1 mole, because variety of substances are used here in the you can say reactants and products की form में. तो रेट हमें एक यूनिफॉर्म चाहिए ना रेट रिएक्शन के लिए, तो उस यूनिफॉर्मिटी के लिए हमें 1 मोल के लिए कैलकुलेट करनी पड़ती है. तो 1 मोल के लिए निकालना है तो सभी को जिस जिसकी डिसअपियरेंस या फॉर्मेशन हो रही है, वी नीड टू डिवाइड दैट विद द नंबर ऑफ मोल्स फॉर दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस. तो इसके टर्म्स में निकाल रहे हैं तो इसी के नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करेंगे. बी की टर्म्स में 1 over B हो जाएगा, सी की टर्म्स में 1 over C, एंड इन टर्म्स ऑफ D वी नीड टू कैलकुलेट 1 over D multiplied by d by dt. So this is the general way to represent rate in terms of reactants and products. Now we'll see one numerical on the basis of this. Suppose in a particular reaction, for this reaction 4 molecules of ammonia combined with 5 molecules of oxygen gas, giving 4 moles of NO plus 6 moles of water. Here, if the rate of disappearance of ammonia is 3.6 10 raised to the power minus 3 mole per liter per second, what is the rate of formation of water and rate of overall reaction? दो चीजें आपको फाइंड करनी है. rate of overall reaction कितना है एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर का रेट क्या है, H2O किस रेट पे फॉर्म हो रहा है. तो व्हाट वी कैन डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना है कि इस रिएक्शन को जो ओवरऑल रेट है उसको हम अलग अलग स्पीशीज की फॉर्म में कैसे लिखेंगे. तो रेट ऑफ रिएक्शन अभी मैं उस मतलब पूरा मैंने हर एक के लिए नहीं लिखा है यहाँ पे, ओनली फॉर दैट वी नीड टू फाइंड, हमें यहाँ वाटर की फॉर्मेशन रेट फाइंड करनी है, तो आई एम राइटिंग इन टर्म्स ऑफ वाटर ओनली.
एंड गिवन आपको अमोनिया की है। तो जो चीजें यूज हुई भी हैं क्वेश्चन में, या अगर आप एक बार रेट ऑफ रिएक्शन इन सबकी टर्म्स में भी लिख देते हो तो नो प्रॉब्लम। इसकी टर्म्स में हो जाएगा -1/4 DNH3 over dt. In terms of oxygen, it will be -1/5 DO2 over dt. In terms of nitric oxide, it will be 1/4 DNO over dt. And in terms of water formation, it will be 1/6 DH2O over dt. तो ये जो वैल्यू है ये रेट ऑफ रिएक्शन की है। और इन इस एक्सप्रेशन में बेटा एक चीज याद रखो, ये DNH3 over dt, अगर आप ये 1/4 नहीं लिखते हो, DNH3 over dt जो है दैट इज गिविंग यू द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया। DH2O over dt जो है दैट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जो आपको फाइंड करनी है। तो आपको फाइंड करनी है वैल्यू DH2O over dt। तो दैट विल बी इक्वल टू ये 6 आप इस तरफ ले जाओ तो 6/4 DNH3 over dt के इक्वल होगी। और आप DNH3 over dt की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, that is 3.6 10 raised to the power -3. So just put the value of this rate of disappearance of ammonia in place of this और उसको multiply कर दो 6/4 से। So you will be getting answer 5.4 10 raised to the power -3 mole per liter per second. Always remember rate of reaction को number of mole से divide करना पड़ता है उन particular substance की rate of disappearance या rate of formation को। लेकिन अगर रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है रेट ऑफ रिएक्शन से, तब आपको अगर सपोज इस क्वेश्चन में रेट ऑफ रिएक्शन गिवन होता और आपको इसकी फॉर्मेशन रेट पूछते तो आपको ये 6 इधर ले जाना, मतलब आप रेट ऑफ रिएक्शन को 6 टाइम्स जब कर दोगे उस टाइम पे यहाँ पर वाटर फॉर्म हो रहा है, बिकॉज 6 मोल्स ऑफ वाटर आर फॉर्मिंग। ठीक है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन एंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस आर दैट टाइम्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन जितने उनके नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म हो रहे हैं। दूसरी चीज आपको यहाँ पे ओवरऑल रेट रिएक्शन निकालनी है, तो ओवरऑल रेट आपके पास अब दोनों वैल्यूज हैं, यू हैव रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया, यू हैव रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। इसको यूज करके निकालोगे तो ये फॉर्मूला यूज करोगे 1/6 DH2 over dt, and if you want to calculate by ammonia you will have to use this formula -1/4 DNH3 over dt। आपको आंसर में नेगेटिव साइन नहीं देना, ये नेगेटिव साइन जस्ट यही शो कर रहा है कि दिस कॉन्सेंट्रेशन इज डिक्रीजिंग, क्योंकि रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होती, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो रेट ऑफ रिएक्शन हियर आई हैव कैलकुलेटेड विद रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया। आप इससे भी करके देख लो 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 5.4, तो ऑब्वियसली वो भी 9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है और ये कई बार 1 और 2 मार्क क्वेश्चन में आ ही जाता है। उसमें अगर 1 मार्क में होता है तो एक ही चीज पूछी होती है, रेट ऑफ रिएक्शन या एनी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिसअपियरेंस, एंड इफ इट इज गिवन इन 2 मार्क्स देन 2 थिंग्स कैन बी आस्क्ड लाइक दिस वे। तो किसी भी इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल जो है वो यूज करने हैं अपने रेट ऑफ रिएक्शन को, मीन्स यू नीड टू राइट एक्सप्रेशन फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द एंटायर स्पीशीज whatever is given in the question, और फिर जो भी क्वेश्चन में पूछा गया रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, exactly you can calculate. If any student has some doubt in this kind of question, let me know, because अभी ये just starting है चैप्टर का, tomorrow we'll take up next topic. अभी कोई डाउट है तो मुझे बताइए आप। Any student who has doubt in this? Ma'am, by the time you share attendance form.